हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 14 जुलाई। 14 जुलाई का वीडियो इसलिए आज अपलोड हो रहा है, यहाँ पे किसी इश्यूज़ के चलते ये मैं अपलोड नहीं कर पाया था, तो आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो अंत तक जरूर बनेगी वीडियो में। यदि आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप मुझे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर तो वहाँ पर भी आप मुझे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये बात की जा रही है, निजी स्कूलों के दबाव में आकर के सरकार के द्वारा यूटर्न लिया गया है। सरकार ने पहले आदेश जारी किए थे और फिर यहाँ पे यूटर्न ले लिया सरकार के द्वारा। अब बता रहे हैं कि प्रमोट होना है तो टीसी लानी पड़ेगी। पहले ऐसी बात बोली गई थी कि अब क्या हो रहा है कि कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा फीस के इशू चले थे प्राइवेट स्कूल के साथ में, तो अभिभावक के द्वारा अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कराया जा रहा है। तो यहाँ पे फीस का जो इशू चल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभिभावक ऐसे हैं जिनके द्वारा कि उन प्राइवेट स्कूल की फ़ी पे नहीं की गई है, तो वो उनको अब टीसी नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स जो अभिभावक हैं उनके बच्चों के लिए टीसी जो है वो नहीं दी जा रही है। तो पहले सरकार ने बोला था कि टीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अब इन्हीं प्राइवेट स्कूल के दबाव में आकर के सरकार ने ये बोला है कि आपको 3 माह का समय दिया जाएगा टीसी लाने के लिए। ये बात यहाँ पे की गई है। फीस विवाद निपटान होगा। अधिकारियों का तर्क है कि शिक्षा के अधिकार के तहत किसी बच्चे को दस्तावेज के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रवेश के लिए टीसी जरूरी है। 3 महीने में अभिभावक को निजी स्कूल से फीस विवाद निपटाना होगा। तो ये बात बताई गई है। तो इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं राजस्थान के अंदर। ये है गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कि शिक्षा राज्य मंत्री हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। यह बात की जा रही है, ये है गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई साहब। तो इनके द्वारा कुछ बात की जा रही है कि तेज़ी से बदलेगी दुनिया, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात की जा रही है। ये एक रिवॉल्यूशन लेके आएंगी, एक क्रांति लेकर के आएंगी। तो AI में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आज बात की जा रही है क्वांटम कंप्यूटिंग की। तो इसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या है ये चीज़। तो इसके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं गूगल CEO सुंदर पिचाई साहब की, कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है दुनिया, कितनी बदल सकती है इन 2 तकनीक के द्वारा। तो बात की जा रही, यूनियन बजट था 2020-21 का, वहाँ पे प्रपोज किया था 8,000 करोड़ रुपया NMQTA। तो ये एक प्रोग्राम है, ये याद रखिएगा, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, याद रखिएगा। नेशनल मिशन है क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसके लिए सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे बात की गई 2018 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च की फील्ड में 80 करोड़ रुपया भी दिया गया था। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये तकनीक। बात की जा रही है, मिशन सीक्स टू डेवलप क्वांटम कंप्यूटिंग लिंक्ड टेक्नोलॉजीज एमिड्स द सेकंड क्वांटम रिवॉल्यूशन एंड मेक इंडिया वर्ल्ड 3rd बिगेस्ट नेशन इन दिस सेक्टर आफ्टर US चाइना। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में US और चाइना की धाक है पूरी दुनिया के अंदर, ये बात की जा रही है। इस प्रकार से ये बजट जो दिया गया 8,000 करोड़ रुपया, और इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि इंडिया दुनिया के अंदर तीसरे स्थान पर आ सके क्वांटम टेक्नोलॉजी के मामले में, इसलिए इतना ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, ये बता चुका हूँ मैं आपको मिशन। तो बात की जा रही है एरियाज़ क्या क्या इसके रहने वाले हैं। तो बात की जा रही है, इट विल बी इन फंडामेंटल साइंस, ट्रांसलेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड टुवार्ड्स एड्रेसिंग इश्यूज कंसर्निंग नेशनल प्रायोरिटीज। जो राष्ट्रीय प्राथमिकता के इशू है वहाँ पर इसका प्रयोग किए जाने की बात की जा रही है। मिशन कैन हेल्प प्रिपेयर नेक्स्ट जनरेशन स्किल्ड मैन पावर के स्किल की बात की जा रही है तकनीक के द्वारा। ट्रांसलेशन रिसर्च एंड ऑल्सो एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है क्वांटम टेक्नोलॉजी की, उसकी बात की जा रही है। क्वांटम प्रिंसिपल विल बी यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस टू एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल समस्या उनको सॉल्व करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग हो सकता है क्वांटम प्रिंसिपल का। बात की जा रही है कम्युनिकेशन, सेंसिंग, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग एंड मैकेनिक्स, ये काफ़ी सारे जो फील्ड हैं इनमें इसका प्रयोग हो सकता है। तो याद रखिएगा, क्वांटम तकनीक, आप बेसिक एक फंडा याद रखिएगा, ये एटॉम बेसिस पे काम करती है, यानी बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे जो काम किया जाता है वो होती है क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये आप इसका एक क्रक्स याद रखिएगा, कभी इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो। या इसकी एप्लीकेशंस की कुछ बात की गई है, सिक्योरिंग द कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके अंदर की इस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वांटम टेक्नोलॉजी। बात की जा रही है यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है क्वांटम टेक्नोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी में इसको विकसित किया गया था। इस तकनीक को डिस्क्राइब नेचर एट स्केल ऑफ एटॉम्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये मैंने बताया था आपको कि एटॉम लेवल पे जाकर के, एलिमेंट्री पार्टिकल पे जाकर के इसमें काम किया जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये इसका एक बेसिक क्रक्स है।
First phase of this revolution technology has provided the foundation of our understanding of the physical world, including the interaction of light and matter, and led to ubiquitous inventions such as lasers, semiconductor, transistor। तो इसके द्वारा बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं ये तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, ये बात बताई गई यहाँ पे। सेकेंड रिवोल्यूशन करेंटली अंडर वे है, यहाँ बात की जा रही है। सेकेंड जो इसका रिवोल्यूशन है, इसमें जो और नए नए विकास किए जा रहे हैं, नई नई खोज की जा रही हैं, वो इसमें अभी चल रही हैं। यहाँ डिफरेंस बताया गया है बिटवीन कन्वेंशनल एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। तो कन्वेंशनल जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे आपने सुना होगा बिट्स की फॉर्म में वो काम करते हैं, 1 और 0। तो यहाँ पे जो 1 और 0 हैं, ये बात की जा रही है 1 और 0 एट ए टाइम, यानी या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर ये क्यूबिट्स पे काम करता है। ये याद रखिएगा आप, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्यूबिट्स पे काम करता है। फ़र्क इनका यही है कि कन्वेंशनल कंप्यूटर में या तो 1 या फिर 0, ये मतलब एक समय पर इन दोनों में से एक होगा। लेकिन क्वांटम जो तकनीक है, इसके अंदर 1 और 0 दोनों एक साथ हो सकती है, यानी कि एक ही समय पर हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली बताया गया है ये। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में, कन्वेंशनल कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स के बीच में। एप्लीकेशन बताई गई है क्वांटम तकनीक की, बताया जा रहा है सिक्योर कम्युनिकेशन के बारे में बात की है, सिग्निफिकेंट टू सैटेलाइट, मिलिट्री, साइबर सिक्योरिटी की बात की जा रही है। रिसर्च के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। फंडामेंटल क्वेश्चन फिजिक्स के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया जा सकता है, जैसे ग्रेविटी, ब्लैक होल के जो क्वेश्चन आज भी अनसॉल्व क्वेश्चन है दुनिया के सामने, इन पर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के बात की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो इसमें भी सुनामी, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड जो आते हैं, इनको लेकर के काफ़ी अच्छे प्रोडिक्शन लगाए जा सकते हैं इस तकनीक के आधार पर, ये बात की जा रही है। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है, कुड रिड्यूस द टाइम फ्रेम ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। यानी ये बता रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आज जो समय 10-10 वर्षों का लग जाता है किसी भी चीज़ को मतलब उसमें काम करने में, इन्वेंशन करने में, रिसर्च करने में, उसे हम कम कर सकते हैं, उस टाइम फ्रेम को कम कर सकते हैं, ये बात बताई जा रही है। ऑगमेंटिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है 4.0 से नाम दिया गया है, इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी भूमिका हो सकती है। तो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एम्ड एट लीवरेजिंग अदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 टेक्नोलॉजी लाइक द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, machine learning, robotics and artificial intelligence across sectors will further help in laying the foundation of the knowledge economy। तो इतने सारे सेक्टर में ये काम कर सकती है क्वांटम तकनीक, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी सुंदर पिचाई साहब यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना ज़रूरी है। यहाँ बात की जा रही है कोहिनूर हीरे की, तो कोहिनूर का जो हीरा है, पाकिस्तान इसकी दलील दे रहा है। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में इसको लेकर के एक दायर की गई है अपील कि ये जो हीरा है कोहिनूर, ये पाकिस्तान का है और इसे यूके से वापस लेकर के आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं, कब भारत भी कहता है कि हमारा हीरा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा हीरा है, ये भी पता नहीं किसका है ये। तो ये सारी बातें बता रहे हैं। ये है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से वापस लाने की मांग की जा रही है, तो ये आप थोड़ा सा इसका आइडिया रखिएगा। बात चल रही है जीका वायरस की। कोविड-19 अभी चल ही रहा है, आपको पता है। सार्स-CoV-2 जो वायरस है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है पूरी की पूरी दुनिया। तो बात जीका वायरस की जा रही है। केरल के अंदर 21 मामले इसके पाए गए हैं जीका वायरस के। तो जीका वायरस आपको पता है ये एडीस एक मस्कीटो है, यानी मच्छर के काटने से ये महिला को मच्छर काट गया। अब देखिए आगे कैसे जाएगा। ये महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो भी बच्चा होता है उस बच्चे के अंदर ये वायरस चला जाता है। और यहाँ पर ये जो बताया गया है इसमें एक सिम्टम देखने को मिल रहा है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली के अंदर क्या होता है, ये जो हेड साइज होता है बच्चे का, ये नॉर्मल हेड साइज से छोटा हो जाता है, ये इसमें बताया गया है माइक्रोसिफेली के अंदर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। जीका वायरस मच्छर के काटने से होता है, एडीस मच्छर है ये, इसके काटने से होता है। और माइक्रोसिफेली इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑफन कॉज्ड बाई फेलियर ऑफ ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन का भी फेलियर भी देखा जाता है इस बीमारी के अंदर, जीका वायरस के अंदर। और जो हेड का सरकमफेरेंस है, बता रहे हैं कि साइज हेड का वो भी काफ़ी छोटा देखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जीका वायरस में। जीका वायरस की हम बात करें तो इसको सबसे पहले 1947 में युगांडा के अंदर देखा गया था। ये मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस बताया गया है। फिर इसको बाद में ह्यूमंस के अंदर ये 1947 में बंदरों के अंदर पाया गया था सबसे पहले, ये युगांडा के अंदर। और युगांडा के अंदर ही 1952 में इंसानों के अंदर भी ये पाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रांसमिशन देखिए आप, ये वायरस कॉज करता है ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाई एडीस मॉस्किटो। ये याद रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है आपसे ये कि किसके काटने से होता है ये। तो एडीस जो इसका नाम है मच्छर का, उसके काटने से ये वायरस होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि कुछ और बीमारी भी हैं जो कि इसी मच्छर के काटने से होती हैं। ये हैं डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर। नाम याद रखिएगा, 1, 2, 3 येलो फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू। और ये जीका वायरस जो है ये भी इसी के काटने से होता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सिम्टम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, माइल्ड एंड
इंक्लूड फीवर, रैश, कंजक्टिवाइटिस, मसल, जॉइंट पेन, मलाइज, हेडेक, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके सिम्टम हैं जीका वायरस के ये, तो ये बताया गया है यहाँ पे। जीका वायरस इन्फेक्शन की बात की जा रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। यहाँ पे माइक्रोसेफेली जो बात की गई है, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें सिर का साइज छोटा हो जाता है। या ट्रीटमेंट की बात की गई है तो इसके लिए कोई वैक्सीन और मेडिसिन अभी तक नहीं है जीका के लिए, तो ये बात की जा रही है केवल सिम्टम के आधार पर उनको दवाई दी जाती है, जैसे कोविड-19 के लिए हालांकि अभी वैक्सीन आ गई है, लेकिन जीका के लिए प्रॉपर कोई अभी वैक्सीन नहीं है। तो ये बात बताई गई है। बात कर रहे हैं यहाँ पे राजस्थान में अलर्ट बता रहे हैं ये, तो कप्पा वेरिएंट के 11 मामले सामने हैं राजस्थान के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ डेल्टा वेरिएंट भारत के अंदर मिल रहा है, एक डेल्टा प्लस वेरिएंट भी है, अब ये कप्पा वेरिएंट भी है। मैं आपको बता चुका था इसको, कप्पा वेरिएंट को पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो इसके मामले राजस्थान के अंदर मिलने लगे हैं कप्पा वेरिएंट के। तो ये बात बताई गई है रघु शर्मा जी के द्वारा, जो कि चिकित्सा राज्य मंत्री हैं। बात की जा रही है मानसून में देरी की, जलवायु परिवर्तन की। यहाँ बात की जा रही है कि मानसून का अच्छा सटीक अनुमान लगाया था कि बहुत अच्छी बारिश होने वाली है इस बार भारत के अंदर, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए, ये है इंडिया, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आता है इंडिया के अंदर, और साउथ वेस्ट मानसून में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है इसकी। ये है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस समय थोड़ा सा कम होता है इस लैंड एरिया से। ये जो लैंड एरिया यहाँ पे धूप ज़्यादा होती है यहाँ पे, यानी कि हाई टेम्परेचर है, तो एयर प्रेशर यहाँ पे लो हो जाता है। जब यहाँ पे लो एयर प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है और एयर का प्रेशर जो है वो हाई होता है यहाँ पे। तो यहाँ से हवाएं फिर इस तरीके से अट्रैक्ट होती हैं ये लैंड एरिया के अंदर, आप देख सकते हैं ये। तो इस प्रकार से साउथ वेस्ट मानसून आता है भारत के अंदर। एक और नाम सुना होगा आपने ITCZ का। ITCZ क्या होता है, ये होते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये नॉर्थ जो इक्वेटर है उसके 5 डिग्री में मिलते हैं, जनरली मिलते हैं ये। लेकिन ये जो गर्मियों का टाइम है यहाँ पे इंडिया के अंदर बात करें तो जो गंगा के प्लेन्स हैं, शिवालिक हिमालय जो है, यहाँ तक ये ITCZ पहुँच जाते हैं इस समय में, यानी कि जून जुलाई के समय यहाँ तक पहुँच जाता है ये ITCZ। तो ये बारिश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है ITCZ की। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, जैसे कि ओशन के करंट हो गए, कोल्ड वाटर करंट, हॉट वाटर करंट, वार्म वाटर करंट, ये 2 प्रकार के करंट हैं। ऐसे कई सारे और फैक्टर हैं, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आता है तो वो उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करने का काम करता है जो मानसून आ रहा है हमारे यहाँ पे भारत के अंदर। तो इस प्रकार से मानसून में देरी की बात जो की जा रही है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके बारे में कि आपको आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं कि किस प्रकार से मानसून आता है, क्या क्या भूमिका रहती है। तो ITCZ इंपॉर्टेंट हो जाती है इन चीज़ों को लेकर के, तो याद जरूर रखिएगा। बात की जा रही है निजी स्कूलों को सरकारी मदद की दरकार है। यहाँ पे फीस ना भर पाने से निजी स्कूलों में नामांकन कम हो गया है यहाँ पे। तो निजी स्कूलों की समस्या ये निकल के आ रही है, इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा गया है। सरकार प्राइवेट स्कूलों की भी मदद करे, स्कूलों को अनुदान देने की परंपरा बहुत पुरानी है, बच्चों की फीस पर चलने वाले स्कूल नए हैं। तो ये बात की जा रही है। प्राइवेट स्कूल सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे स्कूल की कल्पना जगती है जो सभी सुविधाओं से लैस है और जहाँ समाज के अपेक्षाकृत धनी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। यह पूरा सच नहीं है, ये बात की जा रही है। कृष्ण कुमार साहब हैं, शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है। तो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल धनी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, यह पूरा सच नहीं है। पिछले 25-30 वर्षों में परिवर्तन पर गौर करें तो हमें देश में लाखों ऐसे स्कूल मिलेंगे जहाँ निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। कई बच्चे भी इन स्कूल में भेजे जाते हैं जिनके माता पिता की आमदनी बहुत कम है। ये बात ये RTE का जो एक्ट है उसमें भी प्रोविजन किया है कि जो स्कूल है प्राइवेट, वहाँ पे 25% आपको बच्चे ले होंगे जो कि थोड़े गरीब हैं, जो फीस नहीं पे कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी प्रोविजन किया गया है, उसी की तरफ इनका इशारा है ये। तो अधिकतर स्कूल बच्चों से मिली ऐसी हुई फीस से ही चलते हैं। यदि ये फीस मिलनी बंद हो जाए तो ये स्कूल चल नहीं सकते। महामारी के कारण कुछ ऐसे ही हालात पैदा हुए हैं। पिछले साल ही स्पष्ट होने लगा था कि कोरोना महामारी में बच्चों का वर्तमान और भविष्य दोनों ही गहराई में प्रभावित होंगे। इस प्रभाव को जांचने का कोई विशेष प्रयास अभी तक शुरू नहीं किया गया है, ये बात इनके द्वारा बताई जा रही है। तो बात कर रहे हैं ये कि राज्यों से खबरें आने लगी हैं कि बहुत से बच्चों का इस साल की छुट्टियों के बाद स्कूल में पुनः नामांकन नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार ये जानकारी दे रही है करीब 12.5 लाख बच्चे इन प्राइवेट स्कूल से दूर हो गए हैं। ये बच्चे कहाँ गए हैं? जाहिर है कि इन बच्चों के माता पिता कोरोना महामारी के दौरान अपनी आमदनी को बनाए रखने में असमर्थ थे और प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे पाए। अब ये लोग जो हैं ये सरकारी स्कूल का रुख कर रहे हैं, जो कि राजस्थान के अंदर भी देखा जा रहा है। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मतलब पूरा का पूरा जो यहाँ पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार को ज़रूरत है कि वो निजी स्कूलों की भी थोड़ी मदद करे, क्योंकि वहाँ से नामांकन बिल्कुल घटता जा रहा है। लोग अपने जो एडमिशन है वहाँ से हटा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की बात की जा रही है। ये जो कृष्ण कुमार साहब हैं इनके द्वारा एडिटोरियल लिखा गया है।
ये बात की जा रही है यहाँ पे ये एडिटोरियल है कि ट्रायल में देरी की समस्या का समाधान अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि ट्रायल में जो देरी होती है, सालों लग जाते हैं, लोगों को घसीटते रहते हैं, बेचारे जेल में पड़े हैं कोई बेगुनाह लोग, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। क्या जेल तक संविधान की पहुँच भी मुश्किल है? विचारण के नाम पर वर्षों तक जेलों में सिसकती जिंदगियां और वहाँ मानवाधिकारों को हनन एक सर्व स्वीकार्य घटना बन चुकी है। हिम्मत नाटा साहब हैं, ये एडवोकेट हैं राजस्थान हाईकोर्ट की। बात की जा रही है सभी जो संवैधानिक अधिकार हैं उनमें सर्वोच्च बताया गया अनुच्छेद 21 को प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सुरक्षित रखने का दायित्व सभी सरकारी एजेंसियों पर डालता है। शीला वर्से केस में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार त्वरित विचारण का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। यानी कि त्वरित विचारण यानी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सुनवाई हो, ये भी अनुच्छेद 21 का ही भाग बताया गया है इस केस के अंदर। ये है शीला वर्सी केस। तो यहाँ बात की जा रही है विचारण में होने वाली देरी विचारण को ही समाप्त कर देने का पर्याप्त आधार है। न्याय व्यवस्था का यह मूलभूत आधार है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसे दोषी करार नहीं दे दिया जाए। वास्तविकता यह है कि विचारण में लगने वाला समय इतना लंबा हो जाता है कि जब तक निर्दोष घोषित होने का निर्णय आता है तब तक आरोपी एक लंबा समय जेल में काट चुका होता है। मतलब उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती है जेलों के अंदर। जो बेगुनाह व्यक्ति है इतना लंबा समय लग जाता है, इस वजह से उसका निजी व्यक्तित्व और सामाजिक अस्तित्व दोषी व्यक्ति के रूप में बुरी तरह से प्रभावित हो चुके होते हैं, जिससे वह जीवन भर उभर नहीं पाता है। अंधाधुंध गिरफ्तारियां, यांत्रिक तरीके से दिए जाने वाले रिमांड, जमानत याचिका एवं ट्रायल के निपटान में संस्थागत देरी के दुष्चक्र में भारतीय जेलें बंदियों से बाड़ों की तरह भरी पड़ी हैं। वर्ष 2019 में जेलों में 4.78 लाख कैदी बंद थे, जिनमें से 3.3 लाख तो विचाराधीन कैदी थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि 4.78 लाख कैदियों में से 3.30 कौन थे जो कि विचार चल रहा है, जिनके ऊपर कोई अभी कार्रवाई, कोई सुनवाई, कोई फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची है। इन्हें पता नहीं कि ये निर्दोष हैं कि दोषी हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। इसी प्रकार जुलाई 2021 में देश के विभिन्न हाईकोर्ट में 58 लाख से अधिक तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष 3.90 करोड़ से अधिक केस विचाराधीन चल रहे हैं। मतलब केसेस की संख्या देखिए आप, 58 लाख और 3.90 करोड़ केसेस जितने की पेंडिंग चल रहे हैं। विचारण के नाम पर जेलों में बंद आरोपियों को कुछ राहत देने के लिए सीआरपीसी में धारा 436A जोड़ी गई है। सीआरपीसी धारा 436A की बात की जा रही है। इस धारा के अनुसार मृत्युदंड के अतिरिक्त दी जा सकने वाली अधिकतम सजा की आधी समयावधि जेल में काट लिए जाने की स्थिति में आरोपी को बॉन्ड या जमानत पर रिहा किया जा सकता है। तो ये बात की जाती है 436A के तहत कुछ रिलैक्सेशन की बात की गई है। मगर अंजाम कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण में यह समावधि भारत सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 10 वर्ष है। यह गाइडलाइन जारी किया जाना साबित करता है कि देश की जेलों में 10 साल से विचाराधीन कैदी भी बंद हैं। जेल में बंद आरोपी को बचाव साक्ष्य एकत्रित करने या ट्रायल में उसका बचाव करने के लिए वकील के पास जाने का कोई मौका नहीं मिलता। नगण्य संख्या में ही वकील जेल में आरोपी से मिलकर बचाव की तैयारी कर पाते हैं। विचारण के नाम पर वर्षों तक जेलों में सिसकती जिंदगियां और वहां हो रहे मौलिक तथा मानवाधिकारों के हनन की असंवैधानिक स्थिति एक सर्व स्वीकारता घटना बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक दिन भी जेल में बंद किया जाना बहुत लंबा समय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी बोली है कि किसी को एक दिन भी जेल में बंद करना, उसका आप समझ सकते हैं कि सोशल जो स्टेटस है उसको बर्बाद करता है, उसका जो प्राइवेट लाइफ है उसको बर्बाद करता है। एक दिन की बात की गई, या तो वर्षों लग जाते हैं लोगों को। तथा फैसले से पूर्व की जेल अवधि इतनी लंबी नहीं हो सकती कि वह दंड के समय ही बन जाए। समयबद्ध न्याय करना मानवाधिकारों का ही एक भाग है, जिसका उल्लंघन न्याय व्यवस्था से भरोसा उठा देने में सक्षम है। गरीबी, अशिक्षा और संसाधनों की मार झेल रहे लाखों बंदियों के क्रंदन की साक्षी जेलों में संविधान जैसे बेईमानी सिद्ध हो रहा है। अंतुले प्रकरण के अनुसार अभियोजन को उत्पीड़न नहीं बनाया जाना चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस KS आहलुवालिया के कार्यकाल के अंतिम दिन अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय जैसे जमानत खारिज करने और आरोपी को दोषी करार देने की सुरक्षित मानसिकता ही अपनाए हुए हैं। त्वरित न्याय से राजतंत्र की विफलता की कीमत बंदी और उसके परिजन चुका रहे हैं। लंबे विचारण के बाद निर्दोष करार दिए गए व्यक्ति की व्यक्तित्व स्वतंत्रता और उसके व्यक्तित्व को कारित की घोर क्षति का कोई हर्जाना उसे अवश्य ही दिया जाना चाहिए। तो ये सारी बात चल रही है किस प्रकार से जेलों के अंदर निर्दोषों को ठोस दिया जाता है, उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए क्या मतलब ऐसे कंपलसरी प्रोविजन किए जाएं ताकि जल्द से जल्द सुनवाई हो, उनका फाइनल ट्रायल वहाँ पे हो जाए, केस की पूरी क्लोजिंग हो जाए, जिससे कि वो साबित हो जाए कि कौन निर्दोष है, कौन यहाँ पे गुनहगार है। बात की जा रही है मिल सकती है मुफ्त कानूनी सहायता, ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये है विभूति भूषण शर्मा, राजस्थान
सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं। नाम याद रखिए, कई बार इनके आर्टिकल आते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो इनका आर्टिकल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है। साथ ही गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वो सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे, चाहे वह पीड़ित पक्षकार हो अथवा आरोपी, वादी हो अथवा प्रतिवादी। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नलसा की ये बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। 1987 में नलसा की स्थापना की गई थी, जो कि ये फ्री एडवोकेसी देने का काम करती है। जो गरीब लोग हैं उनकी बात की जा रही है। 39A में इसका प्रोविजन है, ये आप देख सकते हैं। इस प्राधिकरण का काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। इसके गठन का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को तालुका स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन या अन्य माध्यमों के द्वारा निस्तारित करने के लिए किया गया है। यानी कि आप छोटे यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के लिए आपकी हेल्प करती हैं ये जो इस प्रकार की बॉडी बनाई गई है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक कोर्ट फीस और अन्य सभी प्रभार अदा करना, पक्षकार को पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध करवाना, आवश्यक आदेशों, दस्तावेजों आदि की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराना है। जरूरत होने पर अपील और दस्तावेज का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना आदि भी इसमें शामिल है। इस प्राधिकरण के तहत महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, प्राकृतिक और औद्योगिक आपदाओं, जाति हिंसा आदि के शिकार लोग, विशेष योग्यजन, लंबे समय से हिरासत में रखे गए लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है, अवैध मानव व्यापार के शिकार आदि लोग मदद पा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी उन्होंने लिस्ट बताई है जो कि इसके अंदर आ सकते हैं, जो कि इनसे मदद पा सकते हैं इस प्रकार की नलसा जैसी बॉडी से। तो प्राधिकरण के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए बनी समितियां अपने विवेकानुसार निर्णय कर पक्षकार को कानूनी निःशुल्क सेवा से लाभान्वित किया जा सकता है। इसका खर्च सरकार की सहायता से प्राधिकरण वहन करता है। प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने के लिए पक्षकार को संबंधित स्तर की प्राधिकरण समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। तो बहुत अच्छी बात बताई इनके द्वारा कि आप किस प्रकार से मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। यहाँ बात की जा रही है, भूटान में लॉन्च किया है भीम ऐप, भारत का है भीम ऐप जिसको कि भूटान के लॉन्च किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इस प्रकार की न्यूज़। दुनिया में एटीएम से भी खरीदी और बेची जा रही है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दिखने लगा है लोगों को, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है ये। लेकिन वही बात कि इसका कोई कंट्रोल, इसका कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं है, तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है आने वाले समय में। मतलब आपका एक दिन में ही पैसा डूब भी सकता है, ऐसी स्थिति भी देखी जा रही है। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी एटीएम से खरीदी और बेची जा रही है, इस प्रकार के प्रोविजन चल रहे हैं। तो एटीएम से निकाले जा रहे हैं बिटकॉइन और खरीदे यहाँ पे डॉलर। ये आप देख सकते हैं 1 करोड़ नए निवेशकों ने 2021 में अब तक किया क्रिप्टो करेंसी में निवेश। कारण यही है इसका कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दे रहा है ये रिटर्न, जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है ये इन्वेस्टमेंट, तो इसकी बात की जा रही है। यहाँ सबसे अधिक क्रिप्टो एटीएम में बात की जा रही है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, हांगकांग, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक। तो इन देशों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में ये एटीएम बता रहे हैं कि इस प्रकार से एटीएम का इस्तेमाल हो रहा है क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन के लिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।